प्रीति की बुआ शोभा दिल्ली में रहती थी। प्रीति के पिता धनराज चाहते थे कि प्रीति अपने कॉलेज की पढ़ाई शहर में अपनी बुआ के घर रहकर ही पूरी करे। प्रीति, तुम्हारी बुआ ने सोनिया के कॉलेज में बात कर ली है। तुम अपना सारा सामान पैक कर लो, कल सुबह की तुम्हारी बस है। प्रीति, शोभा दीदी बहुत अच्छे स्वभाव की हैं, वो तुम्हारा पूरा ध्यान रखेंगी। अगले दिन प्रीति अपनी बुआ के घर दिल्ली आ जाती है। सोनिया शोभा से कहती है, मम्मी आपको मेरा ही कॉलेज मिला था इस गांव की गवार के एडमिशन के लिए। सोनिया धीरे बोलो, प्रीति बाहर ही है और वो तुम्हारे मामा जी की बेटी है। भूलो मत, तुम्हारी माँ भी एक गांव से ही शादी करके शहर आई थी। मम्मी आप जो भी बोलो, पर मुझे इस गांव वाली से दूर ही रखना, वरना मेरा स्टेटस भी खराब हो जाएगा। पता नहीं, लग रहा है इसके आने से घर में गोबर जैसी बदबू आ रही है। मैं जरा नहा कर आती हूँ। प्रीति सोनिया के कमरे से आती आवाजों को सुन तो रही थी, पर अपनी बुआ के निर्मल स्वभाव के कारण वो उस वक्त चुप रही। अगले दिन प्रीति कॉलेज जाने के लिए तैयार होती है। तुम ये देसी सलवार कमीज में कॉलेज जाओगी? पर गांव में तो मैं यही सलवार सूट ही पहनती हूँ और मैं यही लेकर आई हूँ। नहीं नहीं प्रीति, ये अच्छा है जो भी तुमने पहना है। सोनिया को तो फिजूल में मजाक करने की आदत है। वैसे मैंने ड्राइवर को बोल दिया है, तुम सोनिया के साथ ही कॉलेज चली जाओ। सोनिया, प्रीति का कॉलेज में पहला दिन है, इसका ख्याल रखना। सोनिया मुंह बनाती हुई गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। प्रीति भी उसके साथ चुपचाप गाड़ी में बैठ जाती है। पूरे रास्ते प्रीति सोनिया से बात करने की कोशिश कर रही थी, पर सोनिया बार बार अपने मेकअप में और अपनी सेल्फी लेने में ही व्यस्त रही। सोनिया कॉलेज आने से थोड़ी देर पहले ही ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहती है, ड्राइवर गाड़ी रोको, प्रीति गाड़ी से नीचे उतरो। पर सोनिया मैडम, आपका कॉलेज तो अभी थोड़ा आगे है। ड्राइवर, तुमसे जितना कहा जा रहा है उतना सुना करो। और प्रीति, तुम यहाँ से कॉलेज अकेले जाओगी पैदल। मैं नहीं चाहती कि मेरी फ्रेंड्स तुम जैसी गांव की गवार को मेरे साथ गाड़ी से उतरते हुए देखें। सोनिया प्रीति को गाड़ी से उतार देती है और गाड़ी आगे चली जाती है। प्रीति अकेली सड़क पर पैदल ही कॉलेज तक पहुंचती है। वो सोनिया के पास जाती है। सोनिया, सोनिया सुनो तो। सोनिया, वो सलवार कमीज वाली लड़की तुम्हें आवाज दे रही है। पायल, तू कैंटीन में मेरा वेट कर, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। क्या बात है प्रीति, मैंने तुमसे कहा था मेरे से कॉलेज में दूर रहना, पर तुम सबके सामने इतनी तेज आवाज लगाकर क्यों बुला रही हो? सोनिया, मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं जानती हूँ, इसीलिए तुम्हें बुला रही थी। क्या तुम मुझे सबसे मिलवा सकती हो? आज इसका सबसे मिलने का किस्सा ही खत्म कर देती हूँ। चला कैंटीन में, सबसे तेरी पहचान करवाती हूँ। सोनिया प्रीति को कॉलेज की कैंटीन में ले जाती है। फ्रेंड्स, इससे मिलिए, ये है गांव से आई हुई एक बहुत ही सुशील लड़की प्रीति। ये आप सबके साथ पहचान करने आई है। अच्छा, आओ प्रीति, हमारे साथ बैठो। प्रीति जैसे ही कुर्सी पर बैठने लगती है, सोनिया कुर्सी खींच लेती है। प्रीति जमीन पर गिर जाती है। ओह सॉरी प्रीति, मुझे लगा तुम दूसरी कुर्सी पर बैठने वाली हो। कोई बात नहीं प्रीति, तुम इस कुर्सी पर बैठ जाओ। बेचारी प्रीति को अपमानित करते सोनिया को जरा भी लज्जा नहीं आ रही थी। कॉलेज के सभी लड़के लड़कियां प्रीति पर हंसने लगते हैं। सोनिया प्रीति को रोजाना ही परेशान करती रहती थी। कॉलेज में ही सोनिया का एक दोस्त था मोहित, वो भी बहुत ही बिगड़ा हुआ लड़का था। एक दिन, सोनिया, आज शाम की पार्टी में क्लब आ रही हो ना? देखो कोई बहाना नहीं चलेगा, आज मेरा जन्मदिन है और तुम बिल्कुल मना नहीं कर सकती हो। हाँ मोहित, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, मैं तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी में जरूर आऊंगी। सोनिया मोहित की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए तैयार होने लगती है। सोनिया, प्रीति को भी अपने साथ लेती जाओ। जब से वो शहर आई है एक बार भी कहीं घूमने नहीं गई और मैं तुम्हारा नो नहीं सुनूंगी। ओके मम्मी, पर इसे बोल देना अपने सलवार सूट में ना जाए, कोई जीन्स और कुर्ती पहन ले। प्रीति भी सोनिया के साथ क्लब की पार्टी में चली जाती है। सोनिया प्रीति को एक टेबल पर बिठाकर मोहित और उसके दोस्तों के बीच चली जाती है। हेलो सोनिया, थैंक यू सो मच, तुम मेरी पार्टी में आ गई, मानो 4 चांद लग गए। आओ डीजे पे डांस करते हैं। सोनिया मोहित और उसके दोस्तों के साथ डीजे पर डांस में व्यस्त हो जाती है। प्रीति पानी लेने के लिए काउंटर पर जाती है। तभी, कितनी गोलियां डाली हैं ड्रिंक में? बेफिक्र रहो, इतनी गोलियां डाल दी हैं कि सोनिया को सुबह तक होश नहीं आएगा। ये लोग सोनिया के बारे में क्या बात कर रहे हैं? उसे क्या पिलाने वाले हैं? मुझे सोनिया को बताना ही होगा, ये जरूर सोनिया के साथ कुछ गलत करने वाले हैं। मोहित सोनिया के लिए ड्रिंक लेकर जाता है। प्रीति सोनिया से कहती है, सोनिया, इन्होंने इस पानी में कुछ मिलाया है, तुम इसे मत पीना। ये क्या बकवास कर रही हो? सोनिया, ये लड़की कौन है? कॉलेज में भी ये मेरे साथ चिपकने की कोशिश कर रही थी, मैंने इसे भाव नहीं दिया तो अब ये तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रही है। बिल्कुल गांव की गवार लड़की है ये। तुम इसे मेरे बर्थडे की पार्टी में ले आई हो और ये सारा मजा किरकिरा कर रही है। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं तुम्हें अपने साथ इस पार्टी में ले आई।
अभी के अभी ऑटो करो और यहाँ से रफा दफा हो जाओ। इस पार्टी में मुझे तुम्हारी शक्ल ना दिख जाए। गार्ड, इस लड़की को गेट से बाहर कर दो। प्रीति को ना चाहते हुए भी क्लब से बाहर जाना पड़ता है, पर उसे सोनिया की चिंता हो रही थी और वो सोनिया के पास वापस जाने का तरीका ढूंढ रही थी। उधर मोहित सोनिया को नशे की गोलियां मिलाकर वो ड्रिंक पिला देता है। मोहित, मुझे चक्कर आ रहे हैं, सिर घूम रहा है। अब एक काम करते हैं ना, हम ऊपर रूम में चलते हैं। मोहित सोनिया को होटल के कमरे में ले जाता है और सोनिया के नशे में होने का फायदा उठाने लगता है। मोहित छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो? बचाओ बचाओ। क्यों? कॉलेज में तो बड़ा स्टाइल मारती रहती हो, अब शर्माने का नाटक क्यों? मैं ही तो हूँ तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, मुझसे क्या शर्माना। तभी दरवाजा पीटने की आवाज आने लगती है। सोनिया किसी तरह दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाती है। प्रीति तू? मैंने तो। सोनिया बेहोशी की हालत में थी। इतनी देर में शोभा भी होटल पहुंच जाती है। प्रीति ने शोभा को फोन कर दिया था और सारी बात बता दी थी। शोभा ने मैनेजर से फोन पर बात की और प्रीति को अंदर आने की इजाजत मिली। सर, इसी लड़के ने सोनिया को नशे वाला पानी पिलाया था। गार्ड, पकड़ लो इस लड़के को, हमारे होटल का नाम खराब करता है। तुझे तो मैं पुलिस के हवाले करूंगा। इंस्पेक्टर साहब, इस लड़के को यहां से ले जाइए। बड़े घर के बिगड़े साहबजादे हैं ये, जेल की हवा भी खानी जरूरी है। शोभा प्रीति के साथ सोनिया को घर ले आती है। अगली सुबह। प्रीति, मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हारा अपमान किया। तुम गांव से आई हो ये कहकर हमेशा तुम्हारा मजाक बनाए, पर कल तुमने मेरी इज्जत बचाकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। मुझे अपनी गलती का एहसास है। क्या तुम अपनी बहन को माफ कर दोगी? हाँ, एक शर्त पर माफ कर सकती हूँ। कॉलेज की कैंटीन का समोसा मुझे अपने हाथों से खिलाओगी? उस दिन के बाद से सोनिया का स्वभाव प्रीति के लिए बिल्कुल बदल जाता है। शोभा भी ये सब देखकर बहुत खुश होती है। शहर की छोरी, गांव की गोरी एक दूसरे के दिल में प्यार की जगह बना लेती हैं। सरला अलीगढ़ शहर में रहती थी। सरला के पति की बर्तनों की फैक्ट्री थी। सरला के दोनों बेटे मानव और मोहित अपने पिता के साथ ही फैक्ट्री संभालते थे। सरला के दोनों बेटों की शादी हो चुकी होती है। सरला की बड़ी बहू रीमा एक अमीर घर से आई हुई थी। रीमा शादी के बाद बहुत सारा दहेज भी साथ लेकर आई थी, इसलिए वो और ज्यादा अपनी अमीरी पर इतराती थी। सरला की छोटी बहू दीपा बहुत ही गरीब घर से आई थी। मोहित की शादी उसके पिता शशि नारायण की मर्जी से हुई थी, क्योंकि शशि नारायण ने अपने मित्र यानी कि दीपा के पिता को मरते वक्त वचन दिया था। दीपा बहुत ही संस्कारी बहू थी, पर वो अपनी सास सरला की जितनी मर्जी सेवा कर ले, सरला फिर भी रीमा के ही गुण गाती रहती थी। दीपा को सरला हर वक्त ताने देती थी। शशि नारायण सरला के स्वभाव को जानता था। सरला का अमीर और गरीब बहू में फर्क करना लगातार बढ़ रहा था। इसी वजह से रीमा भी दीपा को हर किसी के सामने बेइज्जत करती रहती थी। सरला का जन्मदिन आने वाला था। सरला के जन्मदिन पर रीमा और दीपा दोनों के परिवार वाले आते हैं। रीमा के माता पिता और भाई सरला के लिए ढेर सारे महंगे उपहार लाते हैं। रीमा का भाई सरला को उपहार में महंगा फोन देता है, जिसे देखकर सरला खुशी से फूली नहीं समाती। तभी दीपा की माँ और भाई सरला को बेडशीट, साड़ी और फलवा मिठाई उपहार में देते हैं, जिसे लेकर सरला मुंह सिकोड़ने लगती है और एक तरफ रख देती है। दीपा शर्मिंदगी महसूस करती है। तभी शशि नारायण वहाँ आता है। अरे दीपा बहू, अपनी माताजी और भाई को कुछ खिलाओ पिलाओ, दूर से सफर करके आए हैं। सरला के व्यवहार को सभी जानते थे कि वो रीमा के मायके वालों को ज्यादा पूछती थी। एक दिन अचानक शशि नारायण की तबीयत बिगड़ जाती है और हार्ट अटैक से शशि नारायण का देहांत हो जाता है। अब रीमा हर वक्त सरला को दीपा के लिए भड़काने लगी। वो अपने पति मानव से बोली, मानव, पिताजी मरते वक्त ये घर माँ जी के नाम कर गए हैं और फैक्ट्री का आधा आधा हिस्सा आपके और मोहित के नाम। आप मोहित को फैक्ट्री का आधा हिस्सा देकर रफा दफा करो। बाकी घर कैसे अपने कब्जे में लेना है वो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आखिर तुम ऐसा क्या करने वाली हो, कुछ पता तो चले। बस तुम देखते जाओ मेरा खेल। माँ जी, आपको तो पता ही है इस दीपा के मायके वाले कितने भिखारी हैं।
कहीं ऐसा ना हो बाबूजी के द्वारा दिया गया फैक्ट्री का हिस्सा अपने मायके वालों पर उड़ा दे। मोहित तो वैसे भी सीधा है, इसकी मीठी मीठी बातों में आकर फैक्ट्री दीपा के मायके वालों के नाम ना कर दे। और माँ जी, आपने तो हमारे साथ ही रहना है। आप तो जानती हो मेरे मायके वाले कितने अमीर हैं। मेरे लिए ये फैक्ट्री और घर कुछ भी नहीं, पर आपकी जान की सुरक्षा के लिए आप एक काम करो, ये घर मेरे नाम कर दो। रीमा धोखे से घर अपने नाम करवा देती है। सरला घर के कागजात पर साइन कर देती है। रीमा के कहने पर मानव मोहित से कहता है, मोहित देख, अब पिताजी भी नहीं रहे तो आगे हम दोनों का भी परिवार बनेगा। फैक्ट्री बेचकर दोनों आधा आधा हिस्सा बाबूजी की जायदाद के हिसाब से रख लेते हैं। तुम अपने लिए कोई घर ढूंढ लो, इस वक्त अलग होना ही सही रहेगा। पर भैया, ये घर तो माँ के नाम है ना? नहीं मोहित, मैंने ये घर रीमा बहू के नाम कर दिया है और मैं इन्हीं के साथ रहूंगी। ठीक है माँ, जैसी आपकी मर्जी। मैं कल ही दीपा को लेकर अलग रहने चला जाऊंगा। मोहित और दीपा दुखी मन से अलग घर में रहने चले जाते हैं। उन दोनों के जाते ही रीमा अपने रंग दिखाने लगती है। एक दिन वो सरला से कहती है, माँ जी, मैं और मानव आज मूवी देखने जा रहे हैं, तो आप खाना बना लेना, हमें आने में थोड़ी देर हो जाएगी। सरला उनके जाने के बाद रसोई में खाना बनाने जाती है। इतने वक्त बाद खाना बनाते हुए उसे दीपा बहू की याद आ जाती है कि दीपा सरला को गर्म गर्म रोटियां सेक कर खिलाती थी। सरला रोने लगती है क्योंकि आज वो अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी। अब तो रीमा घर के काम भी सरला से ही करवाने लगी। एक दिन, माँ जी, मैंने आपसे बोला था कि झाड़ू पोछा सुबह जल्दी उठकर कर लिया करो। आप इतनी देर तक सोती रहती हैं, तो घर के काम निपटाने में तो पूरा दिन लगा दोगी। बहू, वो कल रात में बीपी थोड़ा बढ़ गया था, तो दवाई लेकर सोई थी। तो क्या हुआ, बीपी तो बढ़ा था, कहीं जान तो नहीं गई जो इतना नाटक दिखा रही हो? काम से बचने के लिए इस घर में रहना है तो टाइम पर काम करना होगा। रीमा बहू, तुम तो ऐसी नहीं थी, और ये घर मेरा है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। माँ जी, ये घर अब आपका नहीं मेरा है, आपने मेरे नाम कर दिया था। अब चुपचाप रहना है तो रहो इस घर में, वरना बाहर का रास्ता खुला है। सरला रोती हुई अपने पति को याद करती है। अपनी बहू दीपा पर किए अत्याचारों के लिए वो बहुत पश्चाताप करती है। उसे याद आता है वो किस तरह दीपा को ताने देती थी। वही ताने आज रीमा के मुंह से वो खुद सुन रही है। धीरे धीरे रीमा अब अपने मायके वालों को भी रोजाना अपने घर बुलाने लगी। मानव और रीमा दोनों बस रीमा के परिवार वालों के साथ सारा दिन पार्टियों और बाजारों में घूमने लगे। कभी पिकनिक पर शहर से बाहर चले जाते। सरला बिल्कुल अकेली रह जाती। एक दिन रीमा का भाई घर आता है। मानव से कहता है, अरे जीजू, ये छोटी मोटी दुकान खोलने में कुछ नहीं कमा पाओगे, कोई नया हाथ मारो। मेरी मानो तो शेयर मार्केट में पैसा लगाओ, बहुत कमाई है। और उसके लिए आपको ये घर गिरवी रखना पड़ेगा। कुछ टाइम किराए के घर में गुजारा कर लेना, फिर कुछ समय बाद जब पैसे आ जाएंगे तो इसे बेचकर एक बड़ी कोठी खरीद लेना। क्यों दीदी, मैं सही बोल रहा हूँ ना? अरे, मेरा भाई कभी गलत बोल ही नहीं सकता। सुनो जी, तरुण भैया का ये आइडिया मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है। हम ये घर गिरवी रखकर शेयर खरीद लेते हैं। तुम लोग मेरे होते हुए ये घर गिरवी नहीं रख सकते। ये घर तुम्हारे पिताजी की आखिरी निशानी है। उनकी यादें आज भी इस घर में जिंदा हैं। माँ, रीमा और तरुण अगर बोल रहे हैं तो घर बेचने में नुकसान कैसा? हम पैसे कमाकर एक बड़ी नई कोठी ले लेंगे। वैसे भी ये घर अब पुराना हो चुका है। माँ जी, आपको अगर यहाँ नहीं रहना तो आप यहाँ से जा सकती हैं। सरला परेशान होकर घर से निकल जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करे। वो रास्ते में ठोकर खाकर गिरने लगती है, तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। सरला मुंह उठाकर देखती है। मोहित, मेरा बच्चा, तू कहाँ था मेरे बेटे? मुझे अपने साथ ले चल। रो मत माँ, चलो घर चलो, घर चलकर सारी बात करते हैं। सरला मोहित के साथ घर पहुंचती है। दीपा उसे देखकर खुशी से फूले नहीं समाती। वो सरला के पैर छूती है और गले लग जाती है। माँ जी, आप इतने दिनों बाद, आज आपको कितने दिनों बाद देख रही हो।
आपको देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस गई। माँ जी आओ बैठो, मैं आपके लिए गरम गरम चाय बना कर लाती हूँ। मोहित जाओ ना, बाजार से गरम गरम समोसे ले आओ। माँ जी को चाय के साथ समोसे बहुत अच्छे लगते हैं। माँ जी मैं थोड़ा सा पोहा भी बना लेती हूँ, आपको पोहा बहुत पसंद है ना? बस कर बहू, इतना प्यार मत दे, मैं इस प्यार के काबिल नहीं हूँ। मोहित के बार बार जिद करने पर सरला सारी बात बताती है। मोहित और दीपा भी माँ की सारी बात सुनकर बहुत दुखी होते हैं। मोहित सरला से कहता है, माँ, अब आपको वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप हमारे पास ही रहोगी। हाँ माँ जी, ये ठीक कह रहे हैं, अब से आप हमारे पास ही रहो। मोहित मानव को फोन करके बता देता है कि माँ अब उनके साथ ही रहेंगी। मानव रीमा कुछ नहीं बोलते। रीमा को ये लगता है कि चलो अच्छा है, बला टली। दीपा सरला की बहुत सेवा करती है, उसका बहुत ध्यान रखती है। ये देखकर सरला की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उधर मानव को रीमा का भाई बताता है कि मानव ने घर को गिरवी रखकर जो शेयर खरीदे थे वो सारे शेयर डूब चुके हैं। ये सुनकर मानव सिर पकड़कर बैठ जाता है। रीमा भी ये सुनकर सदमे में आ जाती है। शेयर खरीदने के चक्कर में मानव ने अपना घर और दुकान भी गिरवी रख दिए थे। मानव का सब कुछ तबाह हो गया था। मानव की यह हालत देखकर रीमा के भाई और मायके वालों ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया था। वो भी अब रीमा से बात करने से कतराते थे। रीमा जिस मायके की अमीरी का घमंड करती थी, आज वो चूर चूर हो चुका था। बुरे वक्त में उसके मायके वालों ने भी साथ नहीं दिया। ये देखकर वो बहुत दुखी होती है। रीमा और मानव के घर खाली करने की बात जब मोहित को पता चलती है तो वो मानव से बात करता है। मोहित अपनी माँ से वादा करता है कि वो पिताजी की निशानी को किसी और हाथ में नहीं जाने देगा। मोहित पैसे देकर अपने गिरवी घर को छुड़ा लेता है। रीमा और मानव बहुत शर्मिंदा होते हैं। तभी दीपा और सरला भी वहां आ जाते हैं। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, आज अपने और पराये में भेद पता चल गया। मैं मायके की जिस अमीरी का घमंड करती थी वो घमंड आज चूर चूर हो चुका है। सरला अपने बहू बेटों के साथ पति की तस्वीर के आगे हाथ जोड़ती है। सरला को समझ आ चुका होता है, अमीर बहू गरीब बहू का भेदभाव घर की खुशहाली भंग कर देता है। उस दिन के बाद सरला दोनों बहुओं को प्यार करने लगी और परिवार की खुशहाली फिर से वापस आ गई।